हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रिबानी। और आज हम करने जा रहे हैं कमर्शियल एप्लीकेशन का चैप्टर मार्केटिंग मिक्स। हाँ, 4 P's ऑफ मार्केटिंग करने जा रहे हैं। जी, आपने कहा था इस चैप्टर को कराने के लिए, पर एक रिक्वेस्ट करूंगा मेरे सुपरस्टार से कि मैं आपके ही आप सबके कहने पर ये चैप्टर्स बना रहा हूं। और एक रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि कमर्शियल एप्लीकेशंस के स्टूडेंट हैं कम, और आप सबको अब एक जिम्मेदारी है कि अपने सारे फ्रेंड्स को, हाँ, आपने अगर लिया है कमर्शियल एप्लीकेशन तो प्लीज 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 अपने सारे फ्रेंड्स को यह लेसन वीडियो जरूर शेयर करिए। क्योंकि हम जब एफर्ट करें जी और रिजल्ट ना आए, हाँ, तो बड़ा दुख लगता है। तो इसी उम्मीद से के साथ कि आप मेरे सच्चे सुपरस्टार्स हैं और अपने सारे फ्रेंड्स को ये कमर्शियल एप्लीकेशन का वीडियो मार्केटिंग मिक्स जरूर सेंड कर देंगे। तो बिगिन करता हूं। तो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका अल्टीमेट एम होता है कंज्यूमर्स तक उसको पहुंचाना। तो कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए उनको 4 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। इन्हीं को हम कहते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो इसी पे बेस्ड ये चैप्टर है। तो क्या आपने कोई लेटेस्ट मोबाइल खरीदा है? हाँ, तुमने अभी कोई खरीदा है मोबाइल? तुमने अगर कोई लेटेस्ट मोबाइल, कोई लेटेस्ट वस्तु खरीदी है, चाहे वो कपड़ा ही खरीदा है, तो इनमें इस 4 P का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हाँ, आपने उसका प्राइस पता किया होगा, आपने पता किया होगा कि वो प्रोडक्ट कैसा है। तो प्राइस, प्रोडक्ट, आपने देखा होगा कि उसका घर पे आपको आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन होकर के आ रहा है, या आप किसी नियर बाय मार्केट में जा रहे हो तो प्लेस देखा आपने, और चौथा देखा किस तरीके से उसका प्रचार हुआ है। हाँ, कैसे पता चला आपको उस प्रोडक्ट या उस वस्तु के बारे में। तो ये 4 P's हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती है। तो ये बिजनेसमैन, ये फर्म्स जानती हैं और इसका यूज करके हम तक पहुंचती हैं। तो 4 P's जिस पर चैप्टर है, हम कहते हैं उसको मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स है क्या? मैं जितना मार्क करूंगा बस आपको उतना याद करना है और पढ़ना है। जी, रीडिंग जरूर पूरा कर सकते हो, पर प्लीज लर्न उतना ही करना जितना मैं इस स्क्रीन पे मार्क कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके बुक का कंटेंट है। तो प्लीज बिगिन विथ मी फ्रॉम वेयर आई एम मार्किंग। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स क्या है? तो मार्केटिंग मिक्स वो कॉम्बिनेशन है। कीवर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन है। क्या चीज का कॉम्बिनेशन है? 4 बेसिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, जो कि कंपनी के मार्केटिंग सिस्टम के कोर होते हैं, मार्केटिंग के बेस होते हैं। वो 4 P's के नाम से जाने जाते हैं। क्या वो 4 P's हैं? तो वो 4 P's हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग प्लेस भी बोलते हैं या 4 P's कहते हैं। एक डेफिनेशन विलियम स्टैंटन की आप कर सकते हैं। क्या होता है मार्केटिंग मिक्स? तो मार्केटिंग मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स हैं, जो भी आपने देखा: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और प्रमोशन। क्या करता है ये सब? ये सेटिस्फाई करता है नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट मार्केट। हर ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट मार्केट उसका कंज्यूमर है, उनकी नीड्स की जरूरत पूरा करता है। और क्या करता है? एट द सेम टाइम कंपनी के, ऑर्गेनाइजेशन के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है मार्केटिंग। तो एक तरह से देखें, कंपनी का टोटल मार्केटिंग प्रोग्राम कहलाता है मार्केटिंग मिक्स। चलिए, ये तो हो गया मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, आपने समझ लिया। आइए हम आगे बढ़ जाते हैं और मार्केटिंग मिक्स क्यों जरूरी है इसको समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना मैं मार्क करूं आप भी उतना ही पढ़ें, क्योंकि एक्सेस पढ़ करके बहुत ज्यादा चीजें को दिमाग में घुसाने की जरूरत मत करिएगा। नोट्स भी बनाना चाहते होंगे तो उतने पार्ट का ही नोट्स बनाइए जितना मैं आपके साथ अंडरलाइन करके या उस पर मार्क लगा करके बता रहा हूं। बाकी पोर्शन आप छोड़ सकते हैं कि या तो वो पोर्शन आपके सिलेबस में नहीं है या वो अनइंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको इग्नोर किया होगा। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को। चलिए, तो मार्केटिंग मिक्स क्यों जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका भाई? तो मार्केटिंग मिक्स हेल्प करता है टारगेट ग्रुप तक की नीड्स पूरा करना। और हर बिजनेस का जो टारगेट ग्रुप कंज्यूमर है, उसकी जरूरत को पूरा नहीं करोगे तो आपका बिजनेस चल नहीं पाएगा। हाँ, तुम कोई ऐसी वस्तु बनाओ जिसका कोई खरीदार ना हो, तो क्या फायदा? हाँ भाई, कोई फायदा नहीं है। तो आपको अपने कंज्यूमर के बारे में पता होना चाहिए कि मेरा कंज्यूमर, मेरा टारगेट कंज्यूमर कौन है, तो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग बनाना। दूसरा,
एक बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है मार्केटिंग मिक्स। इनके बीच में जो 4 एलिमेंट्स हमने पढ़े, 4 पीस पढ़े हम लोग ने, उन चारों पीस के बीच में बैलेंस। सिर्फ हम प्रोडक्ट पे ध्यान दे देंगे तो हो सकता है प्राइस बहुत भाग जाएगी, प्राइस बहुत महंगी हो जाएगी तो मार्केट में बिकेगा नहीं। तो हमको इन चारों को क्या करना है, लेके चलना है। प्रोडक्ट को, प्राइस को, प्लेस को, प्रमोशन को, इन सब का ध्यान रखना है, इन सब को साथ लेके चलना है। और क्या देना है, ये प्रोडक्ट, ये जो मार्केटिंग मिक्स है ये हेल्प करता है बिजनेस फर्म को और उनके कस्टमर्स को जोड़ने में। एक तरह का ये लिंक है, लिंक मतलब बॉन्ड क्रिएट करता है। और लास्ट किस चीज में हेल्प करता है, इट मार्केटिंग मिक्स इज चेंज विद द चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ, मतलब जैसे जैसे कंज्यूमर्स की नीड बदलेगी आपका भी मार्केटिंग मिक्स क्या होगा, चेंज होगा। क्योंकि अगर आपने भी वही गलती की जो गलती कोडैक ने की थी, कोडैक, हाँ पहले कैमरा बोले तो कोडैक नाम आता था, आज समाप्त हो गया। हाँ मोबाइल बोले तो पहले नोकिया याद आता था। क्या कहते हैं आप लोग, आपके पास भी कभी ना कभी मोबाइल रहा होगा, नोकिया का छोटा वाला फोन, हाँ छोटा क्या बड़ा वाला भी फोन जो ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ कीपैड वाले फोन की मैं बात कर रहा हूं, हर घर में हुआ करता था नोकिया फोन। क्या हुआ, नोकिया ने अपने आप को नहीं चेंज किया, स्मार्टफोन नहीं लेके आया, एंड्रॉइड पे काम करने से मना कर दिया, तो चेंज नहीं किया। कंज्यूमर्स को तो टच स्क्रीन चाहिए थी, नोकिया ने बनाने में लेट कर दी, उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया एंड्रॉइड को, मार्केट से आउट। फिर जब दोबारा आया भी तो बहुत लेट हो चुकी थी। तो ये है रीजन, मार्केटिंग मिक्स कंज्यूमर को, कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है, ठीक है। और चेंज नहीं करोगे तो समाप्त हो जाओगे। अब आइए चारों मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस जिसको हम एलिमेंट्स कह रहे हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मार्केटिंग के अंदर मिक्स मिलेंगे। मिक्स शब्द जब आए तो आप समझ जाइए कीवर्ड है मिक्सचर। सर मिक्सचर, अरे भाई कॉम्बिनेशन बोल दो। हाँ मिक्स जहां वर्ड आए आप कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। वैराइटीज होती है, कई सारी चीजें मिक्स कर दो तो होता है मिक्स, उसी से बनाया गया। तो अब इसके अंदर 4 मिक्स पढ़ेंगे हम लोग। पहला मिक्स है प्रोडक्ट मिक्स। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स बनाती है अपने प्रोडक्ट में, अपनी सर्विसेज में। एक नहीं बनाती है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। अब क्लासमेट की बात कर लो, हाँ आईटीसी नाम की एक कंपनी है, हाँ सिर्फ एक पेन या नोटबुक नहीं बनाती है, स्टेशनरी के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। जानते हैं आप क्लासमेट ब्रांड के नाम से, हाँ रबर्स हैं, इरेजर्स हैं, शार्पनर्स हैं, पेन्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इवन नोटबुक्स हैं। तो ढेर सारे प्रोडक्ट बनाती है स्टेशनरी के। तो क्या कर रही है, प्रोडक्ट का मिक्स बना रही है, बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही है, ठीक है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे सर ये प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट के बारे में डेफिनेशन ये दी गई है कि कंज्यूमर को प्रोडक्ट का मीनिंग बताया गया बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कंज्यूमर की नजर में प्रोडक्ट कोई वस्तु नहीं है बल्कि एक बंडल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, रादर देन अ फिजिकल आइटम। आपकी नजर में प्रोडक्ट मतलब कोई वस्तु हो सकती है, आप कह सकते हो कि पार्ले जी एक बिस्किट का हाँ प्रोडक्ट है, पर यहां पर कंज्यूमर की नजर में जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो सारी चीजें जो क्या करती हैं, उन्हें सेटिस्फाई करती हैं, वो सब प्रोडक्ट है। आइए दूसरा मिक्स जाने, प्राइस मिक्स। अब प्राइस भी एक नहीं रखती कंपनी, बल्कि प्राइस रखने से पहले बहुत सारी चीजों का ध्यान रखती है। पहले ध्यान देती है कि इसका बेसिक प्राइस क्या होना चाहिए, इस पे हम कितना डिस्काउंट या अलाउंस या क्रेडिट या और किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में लाएं, क्योंकि प्राइस मिक्स को सबसे इंपॉर्टेंट मिक्स माना गया है। देख लीजिए, मैं और आप सबसे पहले मार्केट में जाते हैं, पहले दाम पूछते हैं, भैया कितने का है कि नहीं है। तो प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस मतलब उसकी मॉनेटरी वैल्यू, उसकी मनी वैल्यू, क्या वैल्यू देंगे कि मुझे बदले में प्रोडक्ट मिल जाएगा, इसका नाम रखा गया है प्राइस। और मैंने कहा मैं और तुम जब भी कोई खरीदने जाते हैं मार्केट में तो सबसे पहले उसका प्राइस पता करते हैं। अगला आ रहा है प्लेस। हाँ लोग समझते हैं प्लेस मतलब जगह, नहीं प्लेस मतलब यहां पर है डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ क्योंकि 4 पी में तीसरा पी आ रहा है, थर्ड पी आ रहा है प्लेस। अब प्लेस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है पॉप टू पॉक। सर ये क्या नया शब्द बता दिया, पॉप
टू पॉक, मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहां गुड्स बन रहा है, से गुड्स को ले जाना प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। ये किसकी जिम्मेदारी है? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर क्या होता है, यहां पे वो सारी एक्टिविटीज होती हैं जिससे गुड्स का ओनरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिजिकल पोजेशन होता है, प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचता है। क्योंकि प्रोडक्ट बना लेना, प्रोडक्शन करना कोई बहुत स्मार्टनेस नहीं है। बना करके आप अपने पास रख लीजिए तो क्या होगा, कमा लेंगे क्या? बना करके उसके कंज्यूमर तक पहुंचाना। सोचिए आपके घर में चाय जो पी रहे हैं, घर पे टी जो पी रहे हैं, वो पैदा तो हो रही है शाम में, पर आपके घर में तो बहुत आसानी से बन रही है, रोज बन रही है। उसी तरह से शुगर सोच लो, शुगर मिल्स तो दूर दूर है यूपी में, हाँ, पर आपके घर में तो उपलब्ध है। तो वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स की वजह से, इस प्लेस की वजह से आपके घर पे पहुंच पा रही है। क्या हो रहा है, आपको प्रोडक्ट मिल जा रहा है राइट प्राइस पर, राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर द प्लेस, आफ्टर द प्राइस। अब आता है अगला मिक्स, प्रमोशन। देखिए प्रोडक्ट का प्रचार भी तो बहुत जरूरी है, प्रमोशन करना भी तो बहुत जरूरी है। और प्रमोशन मतलब होता है टू मेक योर सेल्फ, योर प्रोडक्ट नोन टू दी वर्ल्ड। सही सुना आपने, अपने और अपने प्रोडक्ट को दुनिया को बताने को कहते हैं प्रमोशन करना। तो अगर प्रमोशन नहीं करेंगे, मतलब वो एक्टिविटीज नहीं करेंगे जिससे हम कंज्यूमर को परसुएड कर पाएंगे, मना पाएंगे कि वो मेरा प्रोडक्ट खरीदे, तो मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और प्रमोशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। हाँ भाई, जो आप न्यूज़पेपर में, जो आप टीवी चैनल्स में, रेडियोज में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या है? हाँ, कंपनियों का प्रचार है। तो वो सारी एक्टिविटीज जो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स को देती हैं, वो सब है एडवर्टाइजिंग। और ये पर्सनल सेलिंग क्या है? जो आप किसी बड़े शोरूम में पहुंच जाते हैं या कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाता है प्रोडक्ट बेचने के लिए, दोनों केस में क्या हो रहा है? सेलिंग हो रही है, पर एक व्यक्ति बेच रहा है, आपको अकेले आके बेच रहा है, इसीलिए नाम है पर्सनल सेलिंग। इसमें क्या होता है? फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है सेलर और बायर के बीच में, दोनों जन होते हैं आमने सामने। हाँ भाई, तुम किसी शोरूम में चले गए हो और तुमने कोई शर्ट, कोई पैंट जो आपको खरीदनी है, हाँ, कोई जो ड्रेस तुम्हें खरीदनी है, उसके लिए तुम मांगते हो, तो वो तुम्हें ला के दिखाता है, करता है कि नहीं करता है? तो वो तुम्हारे के साथ बातचीत कर रहा है, तुम्हें समझा रहा है, तुम्हें परसुएट कर रहा है, वो कर रहा है पर्सनल सेलिंग। और क्या करते हैं, और क्या मिक्स के अंदर आता है इसके अंदर? तो प्रमोशन मिक्स के अंदर आता है तीसरा, सेल्स प्रमोशन, अर्थात सेल्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया एक शॉर्ट टर्म नॉन रिकरिंग मेथड। सर ये क्या बोला आपने? नॉन रिकरिंग शॉर्ट टर्म? हाँ, सेल्स प्रमोशन जैसे डिस्काउंट, कूपन ऑफर करना, हाँ, कोई स्कीम देना, कोई कॉन्टेस्ट करा देना। या आपने भी देखा होगा ना कि 50% ऑफ, 70% ऑफ, ये क्या है भाई? या इसके साथ ये खरीदो तो ये फ्री, ये क्या है? यही तो है सेल्स प्रमोशन। ये एक सेल्स प्रमोशन है, कंपनी अपने प्रोडक्ट को इमीडिएट सेल कराना चाहती है, हाँ, इसलिए वो ऐसा करती है। तो ये एक शॉर्ट टर्म मेजर होता है, मैंने बताया नॉन रिपीटेटिव नेचर का होता है। इसमें प्रोडक्ट को डिस्प्ले कराना, डेमोन्स्ट्रेशन कराना, कूपन दे देना, प्राइस कराना, कॉन्टेस्ट करा देना, ताकि जल्दी से प्रोडक्ट की क्या हो जाए? सेलिंग हो जाए। इसे कहते हैं सेल्स प्रमोशन। और एक और बचा, मैंने कहा था 4 आने वाले हैं प्रमोशन मिक्स के अंदर। चौथा क्या है? पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या होता है? आपको आपके बारे में जानकारी छपती है, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी छपती है, पर आपको इसमें पैसे नहीं देने पड़ते हैं, नॉन पेड होता है। और ये फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों हो सकता है। एग्जांपल दूं? हाँ भाई, जैसे तुम्हारे स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ और अगले दिन न्यूज़पेपर में आ गया कि सेंट जॉन्स मेरोली में मनाया गया एनुअल फंक्शन, और फोटो छप गया और साथ में नीचे जानकारी लिखी हुई कि क्या क्या प्रोग्राम हुए, है ना ऐसा? दूसरा एग्जांपल दूं तो इससे स्कूल का प्रचार हो गया। दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। दूसरा एग्जांपल है, लेट्स से किसी क्लब ने, मान लेते हैं रोटरी क्लब ने लगाया ब्लड डोनेशन कैंप, और पेपर में फोटो आ गया ब्लड डोनेशन करते हुए लोगों का, हो गया, पब्लिसिटी हो गई। पब्लिसिटी में
आपकी जानकारी, आपका मेंशन होता है, आपके ब्रांड का जानकारी आती है। किस में आती है? न्यूज़पेपर में आ सकती है, जर्नल में आ सकती है, रेडियो में आ सकती है। याद रखिएगा ये दोनों हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। आपके खिलाफ बुरा प्रचार कब हो सकता है? कि आपने कुछ ऐसा काम किया कि लोग उसका वीडियो बना करके, हाँ यहाँ कह सकते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी भी हो सकती है भैया, दोनों हो सकती है। आपको सावधान होना पड़ेगा पब्लिसिटी। तो ये हमने डिस्कस किया आपसे चारों मिक्स, मार्केटिंग मिक्स के अंदर ये चारों मिक्स आते हैं। अब आता है कि क्या फैक्टर्स, कि हम जब मार्केटिंग डिसाइड करते हैं, मार्केटिंग मिक्स के बारे में सोचते हैं तो 4 पीस के बारे में सोचते हैं। तो इन चारों में क्या फैक्टर्स का ध्यान देना है, मतलब ये 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। अब आता है पहला, इसके अंदर आता है एक्सटर्नल फैक्टर। सर ये क्या होता है? एक्सटर्नल मतलब ये वो फैक्टर है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, कस्टमर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो कस्टमर्स को बहुत कहा जाता है किंग ऑफ मार्केट कौन है? कस्टमर है। सॉवरेन ऑफ मार्केट कस्टमर है। तो हर स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग मिक्स एक तरह से कहें तो टारगेट ग्रुप ऑफ कस्टमर के बेसिस पे है। तो क्या पता करना होता है? कंज्यूमर की लोकेशन, कंज्यूमर की इनकम, कंज्यूमर का एजुकेशन, क्योंकि जब तक कंज्यूमर के बारे में हम जानेंगे नहीं तब तक हम उसको अच्छे से सर्व नहीं कर पाएंगे। सोचिए आपको क्या बेचना है? आपको बेचना है बेबी मिल्क प्रोडक्ट। ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्या बेचना है? मैंने कहा बेबी मिल्क प्रोडक्ट। हाँ, सेरेलैक का डब्बा नाम सुना है? चलो एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो तुम्हारे कंज्यूमर्स कौन है? छोटे बच्चे। और तुम इसका प्रचार कहां कर रहे हो? कॉलेज के बाहर। सेरेलैक खरीद लो, सेरेलैक खरीद लो। अरे भाई ये क्या किया तूने? कहां कर दिया पब्लिसिटी? गलत जगह है। अब आपको क्या करना चाहिए? जहां पर नर्सिंग होम्स हो, जहां पे वो हॉस्पिटल्स हो जहां चाइल्ड डिलीवरी होती है, चाइल्ड बर्थ होता है, वो हॉस्पिटल्स, उनके बाहर करते तो हाँ देखा। तो ये आपको पहचानने में मदद करता है आपके कस्टमर कौन है, और उसके हिसाब से आप मार्केटिंग अपना प्लान बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए। और किस पे ध्यान देना है? मेरे कॉम्पिटिटर्स पे ध्यान देना है, क्योंकि मैंने बताया ये सब एक्सटर्नल फैक्टर हैं। तो इसका मतलब है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स जो बना रहे हैं, जिस प्राइस पे बेच रहे हैं, मुझ पे हर समय उस पर नज़र होनी चाहिए। उनके कितने मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी क्या साइज़ है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनके प्रोडक्ट की रेंज क्या है, क्योंकि मैं भी उनसे कमज़ोर प्रोडक्ट नहीं बनाऊंगा, उनसे तगड़ा बनाऊंगा, उनसे अच्छा बनाऊंगा। क्यों? यही सोच के तो इस मार्केटिंग मिक्स करना है। और क्या ध्यान देना है? डीलर्स का ध्यान देना है। ये डीलर्स कौन होते हैं? वो जो मेरे बिजनेस में मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे रिटेलर्स है ना, मेरे होलसेलर्स। इनका एटीट्यूड क्या है, इनको क्या चाहिए मार्केट में, इन पे नजर रखना। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सटर्नल में, सरकार। याद रखिएगा गवर्नमेंट नियम बनाती है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस बनाती है, कई चीज़ों के प्राइस गवर्नमेंट खुद फिक्स करती है, खास करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट या एलपीजी प्रोडक्ट्स। तो उसमें आपको प्राइस मिक्स या प्रोडक्ट मिक्स को ध्यान देना है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ सेट स्टैंडर्ड होंगे कि किस अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बन सकता है। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फैक्टर में इन चारों का ध्यान देना पड़ेगा। तो आपकी मार्केटिंग मिक्स इन पे डिपेंड करेगी। अब कुछ और भी फैक्टर्स हैं जी। आइए अब हम देखने जा रहे हैं कि जब हम मार्केटिंग मिक्स कर रहे हैं तो हमें 5 स्टेप करने हैं। कितने? 5 स्टेप। मैं जितना मार्क कर रहा हूं, अगर आप सच में उतना पढ़ लोगे तो मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूं, तुम्हें इसके अलावा कुछ भी इस चैप्टर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट इज मोर देन इनफ। हाँ, मैं इतना पढ़ा दे रहा हूं, इतना बता दे रहा हूं कि सच में आपको कहीं कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए उतना ही देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब आ रहा है इसमें आ रहा है कि मार्केटिंग मिक्स के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। मार्केटिंग मिक्स करना है मुझे, तो मुझे बिजनेस में चारों पीस का ध्यान रखना है। तो क्या करें? तो सबसे पहला स्टेप करें, मार्केट का पता लगाएं। क्या पता लगाएं? कि मेरे टारगेट कस्टमर्स कौन है। सबसे पहला स्टेप, मुझे किसको प्रोडक्ट बेचना है। मैंने एग्जांपल थोड़ी देर पहले दिया था कि मुझे मोबाइल बेचना है, वो भी टच स्क्रीन वाला, है ना, अच्छा कैमरा वाला। तो मुझे अपने कस्टमर्स पहचानने हैं कि मेरा कस्टमर कौन होगा। फिर क्या करना है मुझे? फिर मुझे एनालिसिस करना है, अर्थात मार्केट में जाना है, लोगों की नीड्स का पता लगाना है। एक तरह से कहें तो रिसर्च करना,
क्या करना है, रिसर्च करना, क्या कस्टमर्स की नीड, कस्टमर की डिजायर्स को पता करना, ये पता करना कि मेरे कस्टमर्स कहाँ हैं, उनकी बाइंग पावर क्या है, वो क्या चाहते हैं, मतलब एक डिटेल जानकारी इकट्ठा करना। जब एनालिसिस मिल जाएगा फिर हम प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट का शेप क्या होगा, उसकी प्राइस क्या होगी, किस तरीके से प्रमोशन करेंगे। जो वो हम 4 पीस की बात कर रहे थे ना, तो 4 पीस यहाँ डिजाइन होगा, इस स्टेज में डिजाइन होगा, मतलब डिसाइड होगा। हम इसमें सोचेंगे कि प्रोडक्ट कैसा होगा, किस शेप का होगा, क्या प्राइस का होगा, उसके लिए प्रमोशन के लिए क्या लगाएंगे, ये चारों पीस यहाँ सोचेंगे थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में कुछ टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को मार्केट में लाकर उसके डिजाइन को, उसके सैंपल को मार्केट में ला के चेक कराएंगे। मतलब लोगों को, स्मॉल ग्रुप ऑफ बायर्स को ये प्रोडक्ट देंगे, उनका रिएक्शन पता करेंगे। अगर उनका रिएक्शन वैसा ही निकला जैसा हम सोच रहे थे प्रोडक्ट के बारे में, सब कह रहे हैं वाओ वाओ वाओ, तो उसका मतलब है मेरा प्रोडक्ट सही है और मेरे प्रोडक्ट को पसंद किया जा रहा है, और सब कह रहे हैं सर नो नो नो, तो समझ जाओ कि अभी इसमें कस्टमर नहीं पसंद कर रहा है। तो पता लगाएंगे कि क्या कमी है और वो कमी क्यों है और उसको दूर करेंगे, तब जाके मार्केट में दोबारा लाएंगे। समझ गया ना। तो टेस्टिंग फेज फाइनल फेज से पहले का फेज है। एक बार कस्टमर ने टेस्ट में ओके कर दिया, अब इसको अडॉप्ट कर दे, अर्थात वो प्रोडक्ट, वो मार्केटिंग मिक्स हम इंप्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, इंप्लीमेंट करने के बाद ही बंद नहीं करना है, उसके बाद इवेल्युएशन करते रहना है, अर्थात उस पर स्टडी करते रहना है। क्योंकि याद रखिएगा, हम जिस मार्केट में जी रहे हैं वो एक एवर चेंजिंग मार्केट, यहाँ एक ही चीज परमानेंट है और वो है आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा मार्केट के अकॉर्डिंग। आइए अब डिटेल में पढ़ते हैं मार्केटिंग मिक्स। तो जब मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट मिक्स की बात करते हैं, अब आ रहा है प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या है, तो प्रोडक्ट मिक्स वो सारे कॉम्बिनेशंस हैं। मैंने बोला था कीवर्ड क्या है मिक्स के लिए, मिक्स के लिए वर्ड आप कर सकते हो कॉम्बिनेशन। तो कैसा कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हम ऑफर कर रहे हैं। मतलब मेरे पास क्या क्या रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ये कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम सुना है? नहीं सुना है तो मैं नाम बता दे रहा हूं। इस कंपनी का पता करिएगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट, या सिंपली यूनिलीवर भी नाम है, वैसे ये ब्रिटेन में चलती है यूनिलीवर कंपनी, इंडिया में हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जानी जाती है। ये सबसे लार्जेस्ट ब्रांड ऑफ एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाती है। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट। अरे भाई, साबुन, तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, सबसे बड़ी कंपनी है ये हिंदुस्तान। समझ गया ना। तो ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है, एक नहीं कई रेंज का, सस्ते से सस्ता, महंगे से महंगा। डव साबुन भी इसी का है। हाँ, लिरिल, सिंथॉल, रेक्सोना, नाम सुना है? लाइफ बॉय, सब कुछ जी हाँ इस कंपनी का है। शायद आपको नहीं मालूम था, चेक करिएगा। हाँ, जब आप प्रोडक्ट खरीदा करिए तो पीछे जरूर चेक करा करिए लेबल में कि हाँ कंपनी के नाम के बारे में, कि कौन कंपनी बेचे। वो तो ब्रांड का नाम है जो आप देख रहे हैं, सिंथॉल लिखा हुआ, डव लिखा हुआ, लक्स लिखा हुआ, लक्स साबुन आता है ना, तो वो तो सिर्फ ब्रांड का नाम है। बना या मार्केट कौन कर रही है, तो मार्केट कर रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर। समझ गया ना। और क्या करते हैं, कंपनी ब्रांड नेम इसमें डिसाइड करती है, कंपनी उसका पैकेज डिसाइड करती है और उसका लेबल डिसाइड करती है। ये सब कुछ प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। अब आता है प्रोडक्ट की विड्थ, WIDTH। विड्थ मतलब होता है कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस बनाती है। क्या चीज, कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस बनाती है। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इसमें दिया हुआ है, वो बजाज इलेक्ट्रिकल्स का है। एक कंपनी है बजाज इलेक्ट्रिकल्स। तो क्या लगता है बजाज इलेक्ट्रिकल्स क्या बनाती है, तो बजाज इलेक्ट्रिकल ढेर सारे प्रोडक्ट बनाती है। इसका विड्थ क्या है प्रोडक्ट का, ये ट्यूबलाइट भी बनाती है, हाँ ये ट्यूबलाइट बनाती है, बल्ब बनाती है, मिक्सर ग्राइंडर बनाती है, टोस्टर, सब एक ही नाम से बजाज बजाज बजाज। तो ये इसका क्या है, विड्थ है। ध्यान से सुना मेरी बात को। विड्थ मतलब देखो मेरे हाथ को देखो, हाँ ऐसे फैल जाओ। तो एक नहीं बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नाम से। अब आता है डेप्थ ऑफ प्रोडक्ट।
जैसे मैंने कहा ट्यूबलाइट बनाती है, जैसे मैंने कहा बल्ब बनाती है, तो बल्ब 3 वॉट का बनाती है, 0 वॉट का बनाती है, 7 वॉट का बनाती है, 50 वॉट का बनाती है, 100 वॉट का बनाती है, 1000 वॉट का बनाती है। तो ये क्या है, उसी चीज के अंदर डेप्थ चले गए। अब बल्ब है तो बल्ब कितने टाइप का बना रही है ना, टी शेप बल्ब बनाती है, एल शेप बल्ब बनाती है, राउंड बल्ब बनाती है, ओवल बल्ब बनाती है। ये क्या है, अगेन डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट। तो डेप्थ और विड्थ पे दोनों पे ध्यान देना है। डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स मतलब उस प्रोडक्ट में भी कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले हिंदुस्तान लीवर का कहा था, सबसे ज्यादा बाथिंग सोप यही बनाती है कंपनी, सबसे ज्यादा। तो अब अगला वर्ड आ रहा है पैकेजिंग, जो कि इसी का पार्ट है, प्रोडक्ट का पार्ट है पैकेजिंग। आप कंफ्यूज हो जाओगे, सोचोगे पैकेट, पैकेट तो वो है जो आप देख रहे हो भाई। पैकेजिंग एक प्रोसेस है, एक तरह से रैपिंग, कवरिंग, क्रेटिंग। हाँ, अगर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदी है तो आपने देखा होगा कि कोल्ड ड्रिंक आपको किसी बॉटल में मिल रहा है। कभी सोचा है बॉटल में क्यों दे रहे हैं? क्यों नहीं कोल्ड ड्रिंक आपको एक जार में दे दें पानी के, हाँ भाई, एक टब में दे दें, नहीं पियोगे। हाँ, अगर आप टूथपेस्ट खरीदने गए और दुकानदार ने कहा आइए आइए टूथपेस्ट कितना चाहिए, 100 ग्राम, आइए, हाथ में निकाला टूथपेस्ट का, आइए ले जाइए, लीजिए जाइए, इसी से घर जाकर टूथपेस्ट करते रहेगा, छी नहीं लोगे। तो वो जो प्लास्टिक ट्यूब है टूथपेस्ट जिससे हम रोज मॉर्निंग में निकालते हैं, वही ट्यूब डिजाइन करना कि कैसे ट्यूब से पेस्ट निकलेगा, ठीक है। अगर पेप्सी खरीदे हो तो वो पेप्सी की बॉटल जी किस शेप की बॉटल होगी कंटेंट करने के लिए, रखने के लिए, ये डिसाइड करना पैकेजिंग का। तो समझ गए पैकेजिंग क्या है। पैकेजिंग रैपिंग है, क्रिएटिंग है, फाइलिंग है, कंप्रेसिंग है प्रोडक्ट का, ताकि प्रोडक्ट को स्पॉइलेज, पिल्फरेज मतलब लीकेज, हाँ खराब होने से, ब्रेकेज से बचाना। क्योंकि अगर पैकेजिंग सही नहीं करेंगे तो आपका प्रोडक्ट मार्केट पे ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। प्रोडक्ट को मार्केट में लाने में मदद करता है पैकेजिंग, और पैकेजिंग एप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है। भारी प्रोडक्ट है तो लोग उसको बेल्स में कर देते हैं, लिक्विड प्रोडक्ट है तो लोग उसको बॉटल्स में, बैरल्स में, कैन्स में रख देते हैं। तो जरूरत के हिसाब से क्या हो रही है, उसकी पैकेजिंग हो रही है। और पैकेजिंग के बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। आइए पैकेजिंग के आपको क्या बताते हैं, जरा देखिए तो कैसे बड़े बड़े कॉरुगेटेड बॉक्स रखे हैं। अब आपको 200 पैकेट ऑफ पार्ले जी बिस्कुट ले जाना है तो ऐसे उठा नहीं पाओगे, पर इसके अंदर रखा होगा तो उठा जाएगा एक बार में। हाँ, सिर्फ 200 पैकेट्स अलग अलग दे दें, खुले में दे दें, आपको नहीं ले जा पाओगे, पर इस कॉरुगेटेड बॉक्स में होगा तो ले जाओगे। तो पैकेजिंग के समय क्या करते हैं, हम डिजाइन बताते हैं, किस तरह का पैकेज होगा, उसका जो कवरिंग होगा वो कैसा होगा, इसको डिसाइड करना, इसको, ठीक है। और हर ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी पैकिंग करनी पड़ती है। क्यों पैकिंग क्यों अच्छी करनी पड़ती है? हाँ भाई, पहला अट्रैक्शन पैकेट से है। आपने वो देखा है पार्ले जी बिस्कुट? हाँ जरूर देखा होगा। इसमें एक छोटी बच्ची है जो आपको बिस्कुट के पैकेट में दिखाई देगी, येलो और रेड रंग के स्ट्रिप्स बने हुए हैं, देखा है, पक्का देखा होगा। अच्छा, दूसरा देख कहता हूं जो तुमको पसंद है, वो है डार्क फैंटेसी। क्या कहते हो? डार्क फैंटेसी की बिस्कुट्स आते हैं, वो जो चॉकलेट फिल्ड बिस्कुट्स आते हैं, क्या कहते हो, है ना। तो देखा उसकी पैकिंग कितनी शानदार है। तो पैकेजिंग अट्रैक्ट करती है। आइए पैकिंग के बारे में कुछ बेनिफिट्स जाने, कैसे पैकिंग फायदा पहुंचाती है। आइए क्या क्या बेनिफिट्स है पैकिंग करने के, क्योंकि पैकिंग में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। क्या बेनिफिट्स है पैकिंग का? पहला बेनिफिट है पैकिंग तो प्रोडक्ट की रक्षा करता है, प्रोडक्ट को बचाता है ना, इसलिए तो पैकिंग कर रहे हैं। और पैकिंग हेल्प करता है प्रोडक्ट को पहचान दिलाने में, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कराने में। और क्या करता है, पैकेजिंग से ही प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है। ब्रांडिंग मतलब होता है उसका नाम होता है, लोग पहचानते हैं उसको उसकी पैकिंग देख करके। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो शायद प्रोडक्ट का स्पेलिंग नहीं जान पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। हाँ, मैं गांव वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, पर वो प्रोडक्ट के शेप से, प्रोडक्ट की पैकिंग से उसको बता देते हैं कि क्या है। तो ब्रांडिंग हो जाती है, उसका नाम आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, उसे कहते हैं ब्रांडिंग हो जाती है। और पैकेजिंग से ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना, ले आना, स्टोर करना बहुत आसान हो जाता है, जैसे मैंने दिखाया कॉरुगेटेड बॉक्सेस में। और क्या फायदा होता है, कई बार पैकेज इतने कमाल के होते हैं कि दोबारा यूज किए जा सकते हैं। हाँ भाई, दोबारा यूज किए जा सकते हैं और बिकते भी हैं। जैसे कि आपके घर में पड़ी खाली पेप्सी की बोतल,
बहुत सारे लोगों ने पेप्सी की बोतल में पानी भर के फ्रिज में रख दिया होता है, बहुत सारे लोग इस बोतल का और कोई बहुत सारा, हाँ गार्डनिंग वार्डनिंग में भी बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि टिन ऑफ डालडा, डालडा के घी का टिन आपके घर में भी जरूर यूज़ होता होगा। तो पैकेजिंग बहुत सारे काम आती है। पैकेजिंग हेल्प करती है सेल इंक्रीज करने में, और इवन पैकिंग अच्छी होगी तो इवन प्राइस भी आपको अच्छा मिल जाता है, ठीक है ना। तो पैकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं अब अगले टॉपिक लेबलिंग की ओर। अब लेबलिंग क्या होती है सर? लेबलिंग, हाँ भाई, पैकिंग और लेबलिंग अलग अलग चीजें। जब आप किसी प्रोडक्ट को देखते हो तो ऊपर का जो पैकेज है, हाँ वो तो पैकिंग है, बात सही है, जो प्लास्टिक की कवरिंग, पर उसमें क्या लिखा है ऊपर? कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है उसके ऊपर, जी वही इंफॉर्मेशन उसकी क्या है? लेबलिंग। तो लेबलिंग क्या करती है? लेबलिंग उसकी जानकारी देती है। लेबलिंग मीन्स पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क और लेबल। हाँ भाई, तुमने अपनी नोटबुक के ऊपर एक स्टिकर चिपका रखा है, बुक के ऊपर, नोटबुक के ऊपर लिखा हुआ है तुम्हारे स्कूल का नाम, तुम्हारा नाम, क्लास, सब्जेक्ट, क्या कहते हो, लिखा है कि नहीं? तो ये लेबल है कि नहीं? उसी तरह से प्रोडक्ट के ऊपर भी लिखा होता है लेबल, जो कि सारे इंपॉर्टेंट जानकारियां देता है प्रोडक्ट के बारे में। क्या क्या जानकारियां देता है? प्रोडक्ट का नाम, एड्रेस, प्रोडक्ट का वेट, प्रोडक्ट को कैसे यूज करें, पैकिंग कब किया गया है, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या है। हाँ, ये कंपलसरी है। वैसे मैं बता दूं, हर कंपनी को एक लेबल लगाना जरूरी है। तो लेबलिंग इसी प्रोडक्ट को कहते हैं, इसी को कहते हैं। अब आते हैं, लेबलिंग 3 टाइप की होती है। एक होती है ब्रांड लेबल, जिसमें प्रोडक्ट के ब्रांड का नाम पता चलता है। दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव लेबल, जो मैंने भी बताया, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होती है। और तीसरा होता है ग्रेड लेबल, यह प्रोडक्ट किस ग्रेड का है। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, हाँ इकोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वेजिटेबल प्रोडक्ट है, नॉन वेजिटेबल प्रोडक्ट है, ये सब बताता है ग्रेडिंग। आपने चाय देखी है, टी देखा है, टी कई कलर की आती है, हाँ रेड लेबल, ग्रीन लेबल, तो ये ग्रेडिंग है टी की। चलिए अब आपको ले चल रहे हैं अगले वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जी आइए देखते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जैसे इंसान की लाइफ होती है वैसे प्रोडक्ट की लाइफ होती है। सर ये क्या कह रहे हैं? हाँ मैं सही कह रहा हूँ। मैं एग्जांपल दूं तुमको, क्या आपके घर में अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है? कभी हुआ करती थी शायद। क्या आपके पास घर में अब पुराना कीपैड फोन है? तो पहले कभी हुआ करता था, आज क्या हो गया है? डेड हो गया है, अबेंडन हो गया हमारे घरों में। अगर हुआ भी तो मुझे लगता है ड्रॉअर्स में बंद पड़ा हुआ, या दादा दादी शायद यूज कर रहे हो। तो क्या कहना चाह रहे हैं? देखा, तो हर प्रोडक्ट की बर्थ हुई, उसका मार्केट में इंट्रोडक्शन हुआ, फिर वो ग्रोथ किया, फिर जब एक समय आया जब वो ग्रोथ के बाद एकदम टॉप मोस्ट पहुंच गया, जिसे हम कहते हैं मैच्योरिटी, फिर उसके बाद डिक्लाइन, और लास्ट स्टेज आई जब उसको बंद कर दिया गया, नाम है अबेंडन। एक और एग्जांपल दूं, एम्बेसडर कार्स। क्या नाम सुना है आपने? हाँ आपने शायद सुना होगा जरूर, एम्बेसडर कार का नाम। कहाँ है आजकल? अब तो वो कार मार्केट से भी धीरे धीरे खत्म हो रही है, शायद कुछ बची हूँ। हाँ मैं कोलकाता गया था रिसेंटली, देखा वहाँ बहुत सारी एम्बेसडर कार्स हैं, पर अब एम्बेसडर कार बन नहीं रही है। मैं बता दूं, प्रोडक्शन करना बंद हो चुका है। तो कंपनी ने, हिंदुस्तान मोटर्स नाम की कंपनी है जो बिरला ग्रुप की कंपनी थी, वो बनाती थी एम्बेसडर्स को, बंद, बहुत पहले बंद कर दिया है। एक और एग्जांपल दूं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का, किसी जमाने में एक स्कूटर का नाम होता था हमारा बजाज। हाँ बजाज स्कूटर्स, पहले जमाने में किक करने वाली, स्टार्ट करने वाली स्कूटर हुआ करती थी, बहुत चलती थी। जिसके घर में स्कूटर हो, लोग बोलते थे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत पैसे वाले लोग हैं। सच में, शायद आपको बात ना पता हो ये वाली बात। और क्या हुआ, एक लंबे समय तक प्रोडक्ट बजाज था, नंबर 1 लीडर था टू व्हीलर्स में। और फिर क्या हुआ, खत्म। बजाज की वो जो टू व्हीलर स्कूटर होती थी, 2 पहिया स्कूटर, वो बंद हो गई। अब बजाज की कुछ और बाइक्स आ गई हैं, शायद पल्सर आ गई हैं, या और बहुत नए नए नाम से बाइक्स आ गई हैं। पर देखा, हर प्रोडक्ट की अपनी एक, तो वही समझते हैं। तो प्रोडक्ट्स की लाइफ होती है, लेंथ ऑफ लाइफ होती है, लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है? मैंने कहा प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल शुरुआत होती है जब हम उसको मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, और उसके बाद उसको कई स्टेज से गुजरना पड़ता है, और एक समय आता है, एक समय आएगा, फिर आएगा, जब वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा,
बंद, खत्म हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल दिया। आइए, ये एक डायग्राम से आप देख सकते हैं, और ये आपको डायग्राम भी आना चाहिए। आपके पास जब ये क्वेश्चन आएगा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए। ये जो कर्व आप देख रहे हैं, यस, ऊपर वाला कर्व वो सेल को रिप्रेजेंट करता है, कैसे सेल देखिए बढ़ रही है ऊपर, और नीचे वाला कर्व दिखा रहा है प्रॉफिट को। शुरुआत के स्टेज में देखिए आप लॉस में रहते हैं, और फिर प्रॉफिट आपका मैक्सिमम पहुंचता है मैच्योरिटी की स्टेज में, और उसके बाद प्रॉफिट डिक्लाइन होना शुरू हो जा रहा है। अब आप देखेंगे 5 स्टेज है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन, और लास्ट में अबेंडन। अबेंडन मतलब होता है बंद, मार्केट से बाहर। आइए पहले स्टेज पे आते हैं, इंट्रोडक्शन स्टेज। तो इस स्टेज में मार्केट में क्या होता है, प्रोडक्ट हम नया पैदा करते हैं, अर्थात कहें तो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है। कभी ना कभी तो एक प्रोडक्ट कोई आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे आजकल ई गाड़ियां आ रही हैं, आजकल इसका इंट्रोडक्शन हो रहा है। क्या आपने कोई ई गाड़ी ली? हाँ भाई, इलेक्ट्रिकल 2 व्हीलर्स भी आ रहे हैं, 4 व्हीलर्स भी आ रहे हैं। हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा अगर आपने कोई ई इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी ली है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो हो गया इंट्रोडक्शन मार्केट में उसका, है ना। नया नया प्रोडक्ट है मार्केट में, तो एक नया प्रोडक्ट है, और नया प्रोडक्ट है तो इसमें कंपटीशन मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं होगा। मार्केट में इस प्रोडक्ट की प्राइस अभी हाई होगी, जो कि आप जानते हैं ई गाड़ियाँ महंगी है इस समय। क्यों हाई है? क्योंकि इसमें बहुत सारी कंपनियां नहीं हैं, इनोवेशन कम है, और इस समय प्रोडक्ट की प्राइस बहुत हाई होती है। अभी कंपनियों ने पैसे बहुत लगाए होते हैं इस प्रोडक्ट को बनाने में, क्योंकि इस प्रोडक्ट को बनाने में बहुत पैसे लगते हैं, तो कंपनी इसको बहुत बड़े स्केल पे नहीं बनाती है। इसमें प्रमोशन का खर्चा भी बहुत होता है इस समय, क्योंकि प्रोडक्ट अभी नया नया मार्केट में आया है, तो लोगों को प्रमोशन करने के लिए कंपनियां बहुत खर्चा कर रही हैं इस समय। ये स्टेज सबसे रिस्की स्टेज है, प्रोडक्शन स्टेज, ठीक है ना। और इस स्टेज में क्या करना चाहिए कंपनी को? ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करनी चाहिए, पब्लिसिटी करनी चाहिए, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर देना चाहिए। हाँ भाई, तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा, क्योंकि तभी तो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी। अब आता है उसके बाद सेकेंड स्टेज, नाम है ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में कंपनी अपने सेल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। इस समय कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाती है, इस समय कंपनी को कॉम्पिटिटर्स भी आ जाने शुरू हो जाते हैं, इस समय दाम भी गिरता है, और कंपनी का एक नया फंडा आता है इस समय। कंपनी इस समय बार बार लोगों को कहती है कि अब मेरे ब्रांड को खरीदो, अब मेरे नाम से खरीदो, बाय माय प्रोडक्ट, बाय माय ब्रांड। प्रोडक्ट नहीं बोलती है, अब कहती है मेरा ब्रांड खरीदो, क्योंकि अब नाम से अपना कंपनी बेचना चालू कर। पहले बोलती थी कि भाई ई स्कूटर ले लो, ई स्कूटर ले लो, अब नाम देती है ओला ले लो, ओला। नाम सुना है? ओला एक ई मोटरसाइकिल है, या ई कहें बाइक्स हैं छोटी। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को नाम से बेचना शुरू करती है। इस समय कंपनी खूब एडवर्टाइजमेंट करती है, इस समय डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फैला रही होती है, नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर रही होती है बिजनेस में, और क्या करती है, अपने ही प्रोडक्ट का नया नया और एडवांस वर्जन और बेटर वर्जन लाती रहती है, जैसे कि ओला भी कर रही है वर्तमान में। और मार्केट का प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव होता है इस समय। कंपनी अपने कस्टमर को सर्व करने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि जानती है कि की टू प्रोडक्ट इज कस्टमर सर्विस। थर्ड स्टेज, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की थर्ड स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज। इस समय आपकी सेल मैक्सिमम पहुंच जाएगी। अब इसके बाद सेल अब बढ़ने से धीरे धीरे बढ़ेगी पर स्लोली बढ़ेगी। इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा, और मार्केट भी टॉप में पहुंच चुका होगा। हर प्रोडक्ट को आना है, आज आप देख रहे हैं, देखिएगा आने वाले समय में इसकी भी एक स्टेज आएगी, और ये स्टेज कहते हैं थर्ड लेवल मार्केट। इस समय क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट अब इससे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा। इस समय मैन्युफैक्चरर को क्या करना चाहिए? जो मैच्योरिटी स्टेज है, इस समय क्या करना चाहिए? इस समय उसको प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना चाहिए, अपने ब्रांड पे फोकस करना चाहिए, अपनी वारंटी पीरियड बढ़ा देनी चाहिए, कुछ पैकिंग या कुछ नए मार्केट में जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा समय तक ये मैच्योरिटी स्टेज चलती रहे। क्योंकि मैच्योरिटी के बाद नीचे आना शुरू। जी हाँ, अगला जो स्टेप आएगा, स्टेज आएगा, वो होगा डिक्लाइन। और डिक्लाइन अच्छी स्टेज नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपकी बिक्री कम होने लगेगी। हो सकता है आपसे बेटर कोई और बना ले। हाँ, इस समय क्या होगा, या तो आपके प्रोडक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा एक नए प्रोडक्ट से, एक सुपीरियर प्रोडक्ट से। होना ही होना है, आज नहीं कल इससे बेटर चीज आएगी मार्केट में, और आपकी सेल डाउन होने लगेगी। आपके खर्चे तो बढ़े रहेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं खर्चे जीरो हो जाएंगे अचानक, बट
आपके भी प्रमोशन का काम आप बंद कर दोगे। तो इसमें डिक्लाइन में आप क्या कर सकते हो, अपने ही प्रोडक्ट में नए फीचर ला करके या कुछ सस्ता सा मॉडल ला करके मार्केट में बचे रह सकते हो, या अपनी पैकिंग वैकिंग को अच्छा कर दो, तो हो सकता है तुम्हारा प्रोडक्ट अभी पूरी तरह से क्या हो, बिकना बंद ना हो। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि मेरा प्रोडक्ट मरे। जिस प्रोडक्ट को इतनी मेहनत से, इतनी तैयारी से हम लाए हैं मार्केट में, कौन चाहता है? नहीं ना, बट होना तो है ही। आपने सुना होगा कि मारुति 800 भी खत्म हो चुकी है। हाँ, अब मारुति 800 नहीं है, डिक्लाइन हो चुकी थी, खत्म हो गई। कंपनी ने मारुति 800 बेचना बंद कर दिया है। अब उसको रीमॉडल्ड करके नए डिजाइन में, नए शेप में एल्टो कर दिया है। हाँ, शायद आप जानते होंगे। तो हर बार कंपनी को ऐसा करना पड़ता है। अबेंडनमेंट मतलब कंपनी अपना काम बंद करने वाली है, इसको बंद करने वाली, जैसे एम्बेसडर को बंद कर दी। फेजिंग आउट द डिक्लाइनिंग प्रोडक्ट, इस मार्केट से इस प्रोडक्ट को हटा लेना, क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर अब इसको लेना बंद कर रहे हैं। तो कंपनी लॉसेस से बचने के लिए क्या करती है, इस प्रोडक्ट को मार्केट से हटा लेती है। तो इस तरीके से कंपनी को क्या करना पड़ता है, PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को फेस करना होता है। चलिए, अब अगली स्ट्रेटेजी आ रही है, अगला P आ रहा है, नाम है प्राइस। मुझसे पूछोगे कि 4 P में सर सबसे इंपॉर्टेंट P कौन सा है, तो मैं हर बार बोलूंगा प्राइस, प्राइस, प्राइस। हाँ, मैं ये जानता हूं कि बिना कीमत जाने यूजुअली मैं और आप नहीं खरीद। हाँ भाई, जाते हैं मार्केट में, पूछते हैं भैया कितने का है, कितने का दोगे। तो प्राइस वो मॉनेटरी वैल्यू है जिसमें हम प्रोडक्ट या सर्विस खरीद सकते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एक प्रोड्यूसर है वो भी प्राइस को बहुत ध्यान में रखता है। हाँ, तो प्राइस क्या है, व्हाट इज प्राइस? द मनी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस, या कहें द अमाउंट ऑफ मनी अ सेलर इज आस्किंग फॉर द प्रोडक्ट विच ही ऑफर्स फॉर सेल, या द अमाउंट विच द बायर इज विलिंग टू पे। क्योंकि जो हम प्राइस देना चाहते हैं वो मार्केट में प्राइस चलता है। एक डेफिनेशन है, द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज द मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। आप चाहें तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन है। और आसान भाषा में बोलें तो प्राइस डिसाइड करना कंपनी के लिए का नाम है प्राइसिंग। क्योंकि याद रखिएगा, प्राइस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे मार्केटिंग, जो बाकी कमाई है, सब बिजनेस है, सब इस प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। प्राइस को फंडामेंटल माना गया है। क्या? फंडामेंटल। आइए अब प्राइसिंग के बारे में थोड़ा जानें कि कैसे प्राइसिंग डिसाइड होती है। तो कंपनी जब अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखती है तो उसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स रखती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइस किस पे डिपेंड करती है, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द प्राइस डिपेंड। कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसके फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस। तो सबसे पहला फैक्टर आ रहा है कॉस्ट। कॉस्ट मतलब होता है लागत। सर ये लागत क्या होता है? देखिए, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे, आपके फर्नीचर बनना है आपके यहाँ फॉर एग्जांपल, हाँ हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनना है, तो फर्नीचर बनाने में मुझे प्लाईबोर्ड लगेगा, माइका लगेगा, फेविकोल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसका प्राइस होगा कि नहीं होगा? तो जो हम बना रहे हैं की कीमत, उसका कॉस्ट क्या है, हिंदी वर्ड लिख दे रहा हूं, लागत क्या है। लागत मतलब क्या लग रहा है उसको बनाने में और बेचने में, और प्लस हम कितना मार्जिन चाहते हैं। क्योंकि बिजनेस कॉस्ट के बिना पाए अपने प्रोडक्ट को नहीं बेचता है। आपको लगता है कोई कंपनी आपको लागत से कम में बेच रही है? जी, अगर आपको लगता है तो आप गलत हैं। कभी भी कोई कंपनी अपने कॉस्ट पाए बिना अपना प्रोडक्ट नहीं बेचेगी। हो सकता है कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दे, मैं एक बार ये भी मान लूंगा। कॉस्ट के नीचे बेचेगी तो कंपनी लॉस में चले जाएगी। दूसरा क्या देखती है कंपनी मार्केट में प्राइस रखने से पहले, कि इसकी डिमांड कितनी है। डिमांड मतलब मार्केट में कितनी मांग है इसकी। मांग मतलब जानते हो, कितने लोग खरीदने को तैयार हैं, ठीक है ना। और मार्केट में सप्लाई कितनी है। अगर मार्केट में डिमांड पहले से ही बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग खरीदने को तैयार हैं, तो कंपनी अपना प्राइस हाई रख सकती है। समझ गया ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है। और किसको ध्यान देना होता है प्राइस रखने से पहले? मेरा कॉम्पिटिटर कौन है, मेरे कॉम्पिटिटर्स की प्राइस क्या चल रही है। याद रखिएगा, हमें अगर कंपटीशन में बने रहना है तो मुझे मार्केट की प्राइस के अकॉर्डिंग प्राइस रखना चाहिए। अगर अचानक हम प्राइस बिलो कर देंगे तो एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा। अगर मैंने दाम गिराया अपने कंपनी को हराने के लिए, तो मेरा कंपटीटर मुझसे दाम ज़्यादा नीचे गिराने की कोशिश करेगा, फिर मुझे उसको हराने के लिए फिर मुझे दाम गिराना पड़ेगा, तो एक प्राइस वॉर शुरू हो जाएगा।
आपको याद होगा ऐसा ही प्राइस वॉर हुआ था जब जियो लॉन्च हो रही थी। जियो ने क्या किया, अपना जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन दिया लोगों को बहुत सस्ते दाम में दिया, है ना, डाटा बहुत सस्ते में देना शुरू कर दिया। पहले तो फ्री में दे दिया था जियो ने, भयंकर प्राइस वॉर हुआ और बहुत सारी कंपनियां तो सफा हो गई, समाप्त हो गई। हाँ, आपने यूनिनॉर का नाम सुना होगा, टेलीनॉर का नाम सुना होगा, डोकोमो का नाम सुना होगा, सब खत्म, जियो की आंधी में सब चले गए। तो क्या था जियो का प्राइसिंग स्ट्रेटजी, अभी मैं बताऊंगा आपको उसके में, यस इसके बाद आने वाला है, सच में अभी देखिएगा। तो प्राइस रखने के लिए और क्या ध्यान देना होता है, आपको अपनी क्वालिटी का ध्यान देना होता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, भाई आपने सोचा है कि कभी आईफोन इतना महंगा क्यों है भाई, क्या है आईफोन में भाई इतना महंगा क्यों है? हाँ, जो आईफोन चलाते हैं, जिनके पास आईफोन है, मुझे कमेंट बॉक्स में आईफोन और आईफोन का आपको नंबर, आप आईफोन 10 यूज़ कर रहे हैं, 11 यूज़ कर रहे हैं, 12 यूज़ कर रहे हैं, 13 यूज़ कर रहे हैं, 14 यूज़ कर रहे हैं, हाँ कोई भी यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आप इतना अधिक कीमत देने को तैयार क्यों हो गए। एक्सेप्शनल क्वालिटी की वजह से उस वस्तु में कुछ तो ऐसा है जो लोग लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं। तो प्राइस किस पे डिपेंड करती है, उसकी क्वालिटी पे भी डिपेंड है ना। कुछ अजूबा, कुछ अनोखा, कुछ ऐसा जो और कोई नहीं दे पा रहा है और आईफोन दे रहा है, तभी तो लोग इतना कीमत दे रहे हैं। तो क्वालिटी पे भी प्राइस डिपेंड करती है। और किस पे डिपेंड करती है प्राइस, बाइंग मोटिव पे। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कंज्यूमर्स को खरीदने में मजबूर करती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लोग स्टेटस के लिए खरीदते हैं। हाँ भाई, महंगी गाड़ियाँ, अरे पहिए तो 4 ही होते हैं ना महंगी गाड़ियों में भी, मर्सिडीज कर दो, लैंड रोवर कर दो, क्या कहते हो, रॉल्स रॉयस कर दो भाई, क्या है रॉल्स रॉयस में 4 ही पहिए हैं ना कि 8 पहिए हैं? पर मैंने बताया स्टेटस सिंबल है, सब लोग नहीं खरीद सकते। बहुत महंगी गाड़ियाँ आती हैं, आपने नाम सुना होगा रॉल्स रॉयस। हाँ, तो प्रेस्टीज के लिए, स्टेटस के लोग खरीद। और एक और पॉइंट, अब आखिरी पॉइंट, 6वां पॉइंट, प्रमोशन पे भी डिपेंड करता है। आप किस तरीके से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, मार्केट में बेचने का क्या टेक्निक लगा रहे हो, ठीक है ना। आपका प्रमोशन भी आपकी कॉस्ट को जोड़ देता है। बहुत सारी कंपनियां प्रमोशन के लिए बहुत खर्चे करती हैं। अब आते हैं प्राइस रखने के 4 मेथड्स हैं, मैं चारों को डिटेल बताऊंगा और आपको आना चाहिए। प्राइस रखना, डिसाइडिंग द प्राइस इज कॉल्ड एज प्राइसिंग। तो सबसे पहला आ रहा है इसके अंदर स्किमिंग। स्किम जैसे दूध में मलाई जम जाती है ऊपर ना, तो मलाई हटा लेना उसको कहते हैं। तो स्किमिंग मतलब होता है पहला, स्किम द क्रीम करना। इस समय कंपनी क्या करती है, सबसे ऊंचा कीमत रखती है जब प्रोडक्ट लॉन्च करती है। फिर से बताऊं, आईफोन 14 जब लॉन्च हुआ था तो आई थिंक प्राइस रेंज 1 लाख रुपए के ऊपर थी कुछ, है ना, 1,10,000, 1,08,000, है ना। तो स्किमिंग, आपको क्या लगता है 6 महीने बाद भी आईफोन का दाम 1,10,000 आ जाएगा? नहीं, दाम गिर जाएगा। तो सर बाद में दाम क्यों गिर जाएगा? क्योंकि शुरुआत में कंपनी क्या करती है, बहुत हाई प्राइस रखती है, क्योंकि कंपनी की बहुत इन्वेस्टमेंट लगे हुए हैं, कंपनी के बहुत नए नए उसमें क्या लगे हैं, इनोवेशंस लगे हुए हैं। तो कंपनी अपने कॉस्ट को कवर करने के लिए, कंपनी ये जानती है कि ये हाई प्राइस का प्रोडक्ट है और उनका टारगेट होता है सेल टू दी क्लासेस। मासेस को नहीं बेचना है, क्लास वाले लोगों को बेचना है। मुझे तो महंगे यस दाम पे बेचना है, उन लोगों को बेचना है जो एक पैसे की वैल्यू नहीं समझते, सोचते हैं कि बस नोवल प्रोडक्ट है ले लो। तो ये कंपनियां बाद में हो सकता है दाम गिरा दें, मान सकता हूं आपकी बात, बट स्टार्टिंग में बहुत हाई प्राइस रखते हैं। तो क्यों रखते हैं हाई प्राइस, मैंने बता दिया, क्योंकि प्रोडक्ट डिस्टिंक्टिव होता है, औरों से एकदम अलग होता है, कोई इसकी नकल नहीं कर पाता है। और क्या खास बात है, ज्यादातर कंपनी देखती है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत यस ज्यादा वॉल्यूम में नहीं बना पाएंगे हम, तो इसकी कॉस्ट बहुत आधी लगाती है। कहते हैं ना कि मार्केट में जो क्रीम होती है वो सबसे ऊपर होती है। अब आता है दूसरा, ठीक इसका उल्टा होता है, स्किमिंग का ठीक उल्टा होता है पेनिट्रेशन। हाँ, जियो आया तो उसने क्या किया, पेनिट्रेशन कर दिया। निरमा आई तो उसने क्या किया, हाँ निरमा वॉशिंग पाउडर, दूध जैसी सफेदी निरमा से आई, नाम सुना है, ये ऐड सुना होगा ये वाला। तो इन्होंने पेनिट्रेशन किया, दोनों ने क्या किया, इतना सस्ता दाम दे दिया, मार्केट में जो पहले से बिजनेसमैन चल रहे थे उनसे एकदम सस्ता कर दिया। घड़ी ने भी यही किया,
पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इतना प्रचार कर दिया, इतना सस्ता प्रोडक्ट बनाया अपना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इतना दिमाग में छा गया कि अब घड़ी बोले तो यस, घड़ी डिटर्जेंट दिमाग में आता है। तो पेनिट्रेशन कर दिया, बहुत लो प्राइस सेट करना स्टार्टिंग में ताकि कंज्यूमर तक पहुंच जाए, दूर दूर तक पहुंच जाए, प्रोडक्ट बहुत जल्दी मार्केट में पॉपुलर हो जाए ताकि बड़े से बड़े मार्केट शेयर को कब्जा कर लेना, पूरे मार्केट में छा जाना। समझ गए? इसका फंडा है सेल टू दी मासेस, क्लासेस नहीं, मासेस। ये एक एग्रेसिव पॉलिसी है, ये एक प्राइस फिक्स करने की, घुसने की, नए फील्ड में नए फर्म को घुसने का एक तरीका है ताकि मार्केट में आए और मार्केट को एकदम हिला डुला डालें। समझ गए ना? ज्यादातर प्रोडक्ट जो हाईली इलास्टिक होते हैं, जिसमें प्राइस सेंसिटिव मार्केट होता है, उनमें होता है, या ऐसे प्रोडक्ट जहां बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, ऐसे जगहों पे ये काम बहुत करता है। समझ गया ना? और इसका एग्जांपल मैंने दिया जियो और निरमा, हाँ इवन घड़ी भी कह सकते हैं आप। अब तीसरा आ रहा है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये आजकल बहुत पॉपुलर है क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर क्या करना चाहता है, अपना पहले कॉस्ट निकालना चाहता है। ये थर्ड टाइप की प्राइसिंग पॉलिसी है, कॉस्ट प्लस। नाम से पता चल रहा है कॉस्ट मतलब लागत, लागत, हाँ, और प्रॉफिट। कंपनियां बेचती है किस दाम पे, पहले अपनी बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है और उसमें कितना हम प्रॉफिट चाहते हैं, दोनों को जोड़ के बेचती है। कई बार उसको बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग, ठीक है ना, क्योंकि कंपनी इसमें अपने फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन जोड़ देती है। ये सबसे आसान तरीका है कंपनियों के लिए। अब आता है चौथा और आखिरी टाइप। चौथा टाइप है, नाम है, चौथा टाइप है पैरिटी प्राइसिंग। आइए पैरिटी प्राइसिंग के बारे में जाने। पैरिटी, पैरिटी मतलब होता है जो मार्केट में चल रहा है वैसा काम करो। पैरिटी प्राइसिंग, इस प्राइसिंग में क्या होता है, बिजनेसमैन मार्केट में जो प्राइस चल रहा है ना, एक बिजनेस फर्म अपना प्राइस जनरल प्राइस के अकॉर्डिंग रख देती। अब मार्केट में बिस्कुट 5 रुपए के मिल रहे हैं क्योंकि पार्ले जी लीडर है बिस्कुट की, याद होगा, छोटे वाले 5 रुपए पैकेट के। तो अब जो कोई भी नई कंपनी लॉन्च करती है बिस्कुट, सनफीस्ट आईटीसी ने लॉन्च किया तो 5 रुपए में लॉन्च कर दिया, ब्रिटानिया ने लॉन्च किया बिस्कुट 5 रुपए में लॉन्च कर दिया। समझ गया ना? तो अब उनको मालूम है कि ये मार्केट में क्या चल रहा है, लीडर का रेट चल रहा है। तो इसमें वो प्राइस होती है जो सारे लोग बेच रहे होते हैं। कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के प्राइस को कॉपी कर लेते हैं। क्या चीज? कॉपी कर लेते हैं जी। पैरिटी मतलब इक्वल टू, पैरिटी शब्द का मतलब है बराबर, ठीक है। आइए, तो इसमें एक मार्केट लीडर होगा जिसका प्राइस सब लोग कॉपी कर लेंगे, इसीलिए कई बार उसको बोलते हैं गोइंग रेट। क्या नाम है, क्या दूसरा नाम है इसका, पैरिटी का? गोइंग रेट या कंपटीशन बेस्ड प्राइस। मार्केट में जो कंपटीटर चल रहा है उसी के हिसाब से आप प्राइसिंग रख दो। चौथा पी आ रहा है, हाँ, प्लेस। प्लेस को लोग जगह समझते हैं, मैंने बताया जगह नहीं है। प्लेस वो चैनल है, वो पाथ है जिससे गुड्स फ्लो होगा फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ठीक है ना। तो इसके लिए चैनल के लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का चैनल कैसे होगा, कैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचेंगे, और हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज क्या करेंगे, इन दोनों को डिसाइड करना होता है। आइए, चैनल डिसाइड करना। चैनल के अंदर क्या आता है? चैनल के अंदर आता है वो रूट, वो पैसेज, वो पाथ जिससे प्रोडक्ट फ्लो होगा फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन। मतलब मैंने बताया पॉप टू पॉक, ये डिसाइड करना। पॉप प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ये डिसाइड करना इसमें है। अब आप सोचेंगे सर कैसे पहुंचता है चैनल? आइए आपको दिखाते हैं कैसे गुड्स पहुंचते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहला है बनाने वाला, प्रोड्यूसर, और दूसरा है कंज्यूमर। ये 2 बड़े पिलर्स हैं। तो पहला है डायरेक्ट सेलिंग, इसका मतलब है जीरो लेवल। सही सुना आपने, इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है बीच में, सीधा प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा सकता है। सर ऐसा होता है क्या? हाँ भाई, बाटा, यूरेका फोर्ब्स नाम सुना है? ये दोनों कंपनियों को जो मैंने एग्जांपल दिया, ये डायरेक्ट खुद ही प्रोड्यूसर होते हैं और खुद ही अपना गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। बाटा तो दुकान खोल के पहुंचाती है, बाटा के स्टोर्स हैं। अच्छा, वो बाटा के जितने भी स्टोर्स हैं ऑल इंडिया, सब बाटा खुद चला रही है। हाँ, वो कंपनी के खुद के स्टोर्स हैं। और जो यूरेका फोर्ब्स है, हाँ, जो वैक्यूम क्लीनर बेचती हैं, वाटर प्यूरिफायर बेचती हैं, यूरेका फोर्ब्स आपने सुना होगा ना।
हाँ, वाटर प्यूरिफायर, वो कंपनी भी डायरेक्ट सेलिंग करती है, वो घर घर एजेंट भेजती है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का तरीका है। इसमें मैन्युफैक्चरर कंज्यूमर को डायरेक्ट भेज देता है, बीच में किसी भी मिडिल मैन को इन्वॉल्व नहीं करता। ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, सबसे सिंपलेस्ट रास्ता है। किसी भी मिडिल मैन कौन है यहाँ पर? मिडिल मैन है रिटेलर या होलसेलर, को इन्वॉल्व नहीं करना है। सीधे प्रोड्यूसर अपने घर घर भेज सकता है, सेल्समैन डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है, ठीक है, या अपना रिटेल आउटलेट खोल सकता है। अच्छा एग्जाम्पल हो गया बाटा का, समझ गया ना। और कुछ और भी एग्जाम्पल दूं, आइए डायरेक्ट सेलिंग का कुछ और एग्जाम्पल दूं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आता है जैसे डोर टू डोर सेल्समैन। इसमें आपके घर पे क्या होंगे? सेल्समैन आ जाएंगे, जैसा कि यूरेका फोर्ब्स में होता है। एक्वागार्ड नाम के ब्रांड के वो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, प्यूरीफायर होते हैं, आपके घर में आ जाते हैं। और रिटेल आउटलेट्स खोल सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बाटा या रेमंड्स। हाँ, रेमंड्स के भी शोरूम खुद के हैं। और या तो आजकल कैटलॉग सेलिंग, इसमें कंपनी एक कैटलॉग बनाती है, एक छोटी सी बुकलेट बनाती है जिसमें ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं और प्रोडक्ट के बुकलेट्स कंज्यूमर को दे दिए जाते हैं, जैसे एवॉन करती है। इसमें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, आप देख करके प्रोडक्ट को क्या करेंगे? पसंद करेंगे और मेल भेज देंगे, आपके घर मेल से ही सामान आ जाएगा। और टेली मार्केटिंग, टेलीविजन में देख करके आप कर सकते हैं। होम शॉप 18 नाम सुना है? या एशियन स्काई शॉप नाम सुना होगा, एशियन स्काई शॉप आता है। यहाँ ईजी शॉपिंग करके ऐसा कुछ चैनल आते हैं। हाँ, ध्यान देना, टीवी में आते हैं, टीवी में ऐड चलती है, वहीं पे आप तुरंत क्या करेंगे? नंबर फ्लैश करेगा, आप तुरंत नंबर पे फोन करो, आपको ऑर्डर ले लेगा और फिर आपके घर पे डिलीवरी कर देगा। ये चलता है आजकल, पॉपुलर है। और ये तो मोस्ट पॉपुलर है, नाम है ऑनलाइन मार्केटिंग और इंटरनेट मार्केटिंग। भाई फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, हाँ, अमेजॉन, ये सबसे पॉपुलर है। आप ऐप डाउनलोड कर दीजिए, चीजें देखते रहिए, पसंद आया, कोई स्कीम आती, खरीद लो। ऑनलाइन मार्केटिंग। तो ये तरीके हैं डायरेक्ट चैनल के। आइए अब आते हैं फर्स्ट लेवल ऑफ चैनल। इसमें एक को इन्वॉल्व करेंगे, नाम है रिटेलर। बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड्स ऐसे ही लॉन्च करती हैं जी, बड़ी कंपनियां, बड़े ब्रांड इसमें लॉन्च करती हैं। इसमें एक सिंगल हेल्पर है। जैसे मैंने कहा मारुति कंपनी, अब मारुति कंपनी को अपना कार बेचनी है तो मारुति ने एक रिटेलर बना रखा है हर शहर में जो कार बेच सकता है। उसी तरह से एलजी कंपनी, सैमसंग कंपनी, तो ज्यादातर पॉपुलर ब्रांड्स जो हैं वो इसके थ्रू बिक जाते हैं। हाँ, इसमें रिटेलर कौन है? वो दुकानदार है जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ता है। एग्जाम्पल मैंने दिया, मारुति सुजुकी की गाड़ियां हो गई, एलजी का शोरूम हो गया, या मैंने कहा सैमसंग का शोरूम हो गया, सोनी का शोरूम हो गया जी। तो ये रहा ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंस, किसी बड़े रेडीमेड स्टोर का शोरूम हो गया। अब इससे बड़ा क्या है? टू लेवल इसे बोलते हैं, जिसे हम ट्रेडिशनल भी बोलते हैं। इसमें होलसेलर भी होता है। होलसेलर एक बड़ा व्यापारी होता है, ये बल्क में खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, स्मॉल लॉट्स में बेचता है रिटेलर्स को, और रिटेलर्स बेचते हैं कंज्यूमर को। कॉमनली जो गुड्स मैं और आप खरीद रहे हैं, हाँ भाई, साबुन, तेल, शैम्पू जो मैं और आप खरीद रहे हैं ना, सब इसी चैनल से आ रहे हैं। हाँ, जो आप टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं या ब्रांड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सब इसी चैनल से आ रहे हैं। पर याद रखिएगा, जितने ज्यादा लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे ना, कॉस्ट बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब इससे भी बड़ा चैनल आने वाला है। इससे बड़ा चैनल कौन सा है? होलसेलर, एजेंट, रिटेलर। अब ये एजेंट कौन होता है? एजेंट एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ क्या करता है? जिम्मेदारी अपने पर ले लेता है, ठीक है, जिम्मेदारी अपने पर ले लेता है प्रोडक्ट को लेने की। हाँ, ये होलसेलर नहीं होता है, बल्कि एक तरह का व्यक्ति होता है जिसको हम सेलिंग एजेंट कह सकते हैं, ब्रोकर हो सकता है, ठीक है, और ये कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। और सबसे बड़ा चेन, बाप रे, ये है। इसमें मैन्युफैक्चरर पहले अपना प्रोडक्ट एजेंट को देता है, एजेंट होलसेलर को देता है, वो एजेंट रिटेलर को देता है, और रिटेलर कंज्यूमर को देता है। सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, इसमें प्रोडक्ट सबसे महंगे पड़ जाएंगे, खास करके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। किसान ने दिया गांव के एक एजेंट को, गांव के एजेंट ने शहर के होलसेलर को, फिर रिटेलर ने, फिर कंज्यूमर को। इसीलिए सब्जियां या अनाज गांव का महंगा पड़ता है हम लोग को। अब दो ही चैनल बेसिकली आए एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, मैंने पढ़ा 5 है, पर मैं इसको शॉर्ट में कर रहा हूँ। दो ही चैनल आए, एक शॉर्ट चैनल जिसको हम डायरेक्ट चैनल कह रहे हैं, और एक लॉन्ग चैनल जिसको हम इनडायरेक्ट चैनल कह रहे हैं। शॉर्ट चैनल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, ठीक। आइए, सबसे पहले डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर कि चैनल कौन सा रखें। प्रोडक्ट अगर सस्ता है, लो प्राइस वाला है,
हाई टर्नओवर वाला है तो आपको चाहिए इसमें इनडायरेक्ट चैनल, मैंने लिख दिया IC। हाँ भाई, लंबे चैनल से, लॉन्ग चैनल से चलेगा। और प्रोडक्ट महंगा है, जैसे ज्वेलरी आइटम है, डायमंड का प्रोडक्ट है, इसमें चाहिए होगा आपको डायरेक्ट चैनल। फिर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, सब्जियां, वेजिटेबल्स, इसको शॉर्ट चैनल से ही पहुंचाना पड़ेगा, है ना, डायरेक्ट चैनल से, क्योंकि बहुत लंबे लोग इन्वॉल्व करेंगे, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा बेकरी का प्रोडक्ट है, होलसेलर के पास गया, रिटेलर के पास गया, कंज्यूमर के पास गया, तो हो सकता है ज़्यादा लंबा समय लग जाए और चीज़ें खराब हो जाएं, तो इसमें शॉर्ट चैनल होता है। फिर प्रोडक्ट के वेट पे भी डिपेंड करता है। बल्कि प्रोडक्ट्स में, हाँ, बल्कि प्रोडक्ट्स में शॉर्ट चैनल लगता है, कम लोग इन्वॉल्व होते हैं। आइए 3 पॉइंट पढ़ लिया इसके अंदर। अगला देखते हैं मार्केट कंसिडरेशन। मार्केट कैसा है? अब अगर मेरे प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स को बेचना है तो मुझे बेचना पड़ेगा इनडायरेक्ट चैनल से। IC शब्द है इनडायरेक्ट चैनल। और मेरा खरीदार कौन है? मेरे प्रोडक्ट को खरीदने वाला एक इंडस्ट्री वाला व्यक्ति है, तो इसके लिए डायरेक्ट जाके बेच देंगे इसको, क्योंकि ये लोग बल्क में खरीदेंगे और एक ही बार खरीदेंगे, इसीलिए इनके लिए डायरेक्ट चैनल, इनके लिए शॉर्ट चैनल, इनडायरेक्ट चैनल। फिर क्या मेरे बायर्स कितने हैं ये भी, और उनका लोकेशन क्या है। अगर बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं, किसी एक ही एरिया में बायर्स हैं, तो मुझे बहुत बड़े चैनल की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट चैनल से काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो 2 पॉइंट इसमें कर लिया। आइए अब आते हैं कंपनी पे डिपेंड करते। कंपनी, अगर मैं एज अ कंपनी डिसाइड करना है मुझे कि कौन सा चैनल यूज़ करूँ, तो मेरी मार्केट में पोजीशन क्या है। एक स्टैब्लिश्ड कंपनी जिसका मार्केट में बहुत अच्छा रेपुटेशन है, ज़्यादातर चाहती है कि वो शॉर्ट चैनल, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट चैनल, का इस्तेमाल करना चाहती है। वो बहुत ज़्यादा मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। और कभी कभी पैसा भी डिपेंड करता है। जैसे अगर मेरी कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग फाइनेंस वाली है तो मैं अपना प्रोडक्ट खुद ही बेच दूंगा। भाई बाटा एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है भाई, हाँ, तो डायरेक्ट बेच देंगे। तो अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी, लार्ज कंपनी है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो वो डायरेक्ट चैनल इस्तेमाल कर लेगी। अब कोई छोटा नया प्रोड्यूसर आया है मार्केट में, तो उसके पास पैसे कम होते हैं, तो वो जल्दी से जल्दी अपना पैसा वापस प्राप्त करना चाहता है, तो वो अपना प्रोडक्ट होलसेलर को दे देता है। होलसेलर उसको क्या करता है, हाँ, पैसे दे देता है। फिर मैनेजमेंट भी क्या सोचता है? अगर मैनेजमेंट चाहता है कि सारे चैनल पे मेरा कंट्रोल हो, चैनल पे मैं इन्फ्लुएंस करूं, तो शॉर्ट चैनल रखेगा, डायरेक्ट चैनल रखेगा। और इसका उल्टा कर दो, मैनेजमेंट मुक्त होना चाहता है इस कामों से, कोई टेंशन नहीं लेना चाहता है, भैया मैंने बना दिया, अब सारा काम होलसेलर पे फेंक दो, तो इनडायरेक्ट चैनल पे। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें भी कर लिया। अब किस पे डिपेंड करता है चैनल? मिडिल मैन पे। अरे मिडिल मैन, होलसेलर, रिटेलर, भाई यही तो होते हैं मिडिल मैन बेसिकली। तो मिडिल मैन अवेलेबल है कि नहीं है? अगर मेरे धंधे में मिडिल मैन अवेलेबल ही नहीं है तो, हाँ भाई, किस तरह का मिडिल मैन चाहिए, मुझे नहीं अवेलेबल है, तो मुझे शॉर्ट चैनल इस्तेमाल करना पड़ेगा, मैं खुद ही अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। और किस पे डिपेंड करता है? एटीट्यूड ऑफ द मिडिल मैन पे। मेरे जो एजेंट्स हैं, मेरे जो मिडिल मैन हैं, उनका एटीट्यूड क्या है। अगर मेरे एजेंट्स मेरी पॉलिसी को फॉलो नहीं करना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, मेरी कंपनी चाहती है, तो फिर मुझे अपने मन से क्या करना पड़ेगा, एक डायरेक्ट चैनल बनाना पड़ेगा। फिर किस पे डिपेंड करता है? लास्ट पॉइंट पढ़ता हूं, उसमें भी सर्विसेज पे। अगर मिडिल मैन अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे फाइनेंसिंग दे रहे हैं, हमें स्टोरेज कर रहे हैं मेरे प्रोडक्ट का, मेरे होलसेलर, मेरा रिटेलर मेरा ऐसा काम कर रहे हैं, मेरे प्रोडक्ट को प्रमोशन कर रहे हैं, तो मैं रखूंगा, वरना मैं इसको क्यों रखूंगा, मैं अपना खुद का चैनल बनाऊंगा। समझ गया ना क्या कहना चाहते हैं? तो इस पे डिपेंड करते हैं। हाँ, जितने पॉइंट्स मैंने बताए प्लीज उसके अलावा आप छोड़ सकते हैं। ओ प्रमोशन मतलब प्रचार, मतलब लोगों को बताना, परसुएट करना, मनाना, इन्फ्लुएंस करना। तो प्रमोशन क्या है? प्रमोशन एक तरीका है जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, परसुएड करते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है ना? तो प्रमोशन एक तरह का कह सकते हैं पार्ट है जो कि हेल्प कर रहा है कंपनी और उसके प्रोडक्ट को नोन कराने में। आइए, दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ द चैप्टर एंड प्लीज एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अपने सारे फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को शेयर करो, क्योंकि कमर्शियल एप्लीकेशंस आपके ही, यस, तुम सबके ही रिक्वेस्ट पे मैंने इसको बनाया है। और आप में से ही किसी एक सुपरस्टार ने मुझे ये लेसन लिंक भेजा था, तो
मैंने आपके भेजे हुए लेसन पे वीडियो बना दिया है। रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी प्लीज जरूर शेयर करना। याद रखिएगा, ये अच्छा लगता है जब ये आप तक पहुंच पाता है। थैंक यू एंड प्लान ब्लेस यू। बाय।